सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महविश निसार। मैं हूं हैदर अवान और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आप में जानिए इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ यूट्यूब 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहते हुए बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक हकाइक को मस्त करने का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ के दिल के मर्ज का इलाज अभी तक शुरू न हो सका। टीम के मुताबिक 18 दिन पहले होने वाले दिल के मसले से मुतालिक रिपोर्ट आज कैसे आ सकती है। 17 जनवरी को ट्रॉप आई पॉजिटिव आया था। तिबी माहिरीन के मुताबिक रिपोर्ट के फौरी बाद एंजियोग्राफी लाजिम है। इलाज शुरू करने की बजाय आज की रिपोर्ट को बहाना बनाया जा रहा है। 18 दिन के बाद के टेस्ट की रिपोर्ट से मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ के पीआईसी से थीलियम स्कैन टेस्ट रिपोर्ट में भी मसले की निशानदेही की जा चुकी है। सर्विसेज अस्पताल में ट्रॉप आई टेस्ट जिना अस्पताल के टेस्ट के 18 रोज बाद हुआ। पहले जिना फिर पीआईसी और स्पेशल बोर्ड ने भी दिल की बीमारी का इलाज न किया। इसी पर अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे हीले बहानों से काम लिया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक हकाइक को मस्त करने का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ के दिल के मर्ज का इलाज अभी तक शुरू नहीं किया गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 18 दिन पहले होने वाले दिल के मसले से मुतालिक रिपोर्ट आज कैसे आ सकती है। 17 जनवरी को ट्रॉप आई पॉजिटिव आई थी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रिपोर्ट के फौरी बाद एंजियोग्राफी लाजिम है। इलाज शुरू करने के बजाय आज की रिपोर्ट को बहाना बनाया जा रहा है। 18 दिन बाद के टेस्ट रिपोर्ट से मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ के पीआईसी से थीलियम स्कैन टेस्ट रिपोर्ट में भी मसले की निशानदेही कर चुकी है, जबकि सर्विसेज अस्पताल में ट्रॉप आई टेस्ट जिना अस्पताल के टेस्ट के 18 रोज बाद हुआ। पहले जिना फिर पीआईसी और स्पेशल बोर्ड ने भी दिल की बीमारी का इलाज नहीं किया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक हकाइक को मसख करने का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ के दिल के मर्ज का इलाज अभी तक शुरू नहीं हो सका। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 18 दिन पहले होने वाले दिल के मसले से मुतालिक रिपोर्ट आज कैसे आ सकती है। बोर्ड पर बोर्ड तश्कील दिया गया और फिर हर बोर्ड ने यही कहा कि इलाज होना जरूरी है। सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। इससे पहले तो अस्पताल का तायुन तक नहीं किया जा रहा था। बिलाकर जब तायुन कर लिया गया तो फिर तिब्बी इलाज के लिए भी डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं। अभी तक नवाज शरीफ का प्रॉपर तरीके से इलाज मुआवजा शुरू ही नहीं किया गया है। डॉक्टर्स कभी रिपोर्ट का जायजा लेते हैं, कभी मजीद टेस्ट करते हैं, लेकिन ट्रॉप आई पॉजिटिव आने के बावजूद कोई भी और चीज सामने नहीं आई है। एंजियोग्राफी तक नहीं की गई है जो कि लाजमी है, और इसके अलावा अभी तक प्रॉपर तरीके से इलाज भी नहीं शुरू किया गया है। तो हुकूमत शायद हीले बहानों से काम ले रही है। 18 दिन बाद भी टेस्ट रिपोर्ट से मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ के पीआईसी थीलियम स्कैन टेस्ट रिपोर्ट भी मसले की निशानदेही कर चुकी है। सर्विसेज अस्पताल में ट्राई टेस्ट जिना अस्पताल के टेस्ट के 18 रोज बाद हुआ। पहले जिना फिर पीआईसी और स्पेशल बोर्ड ने भी दिल की बीमारी का इलाज नहीं किया है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक हकाइक को मसख करने का सिलसिला जारी है। मियां नवाज शरीफ के दिल के मर्ज का इलाज अभी तक शुरू नहीं हो सका। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 18 दिन पहले होने वाले दिल के मसले से मुतालिक रिपोर्ट आज कैसे आ सकती है। 17 जनवरी को ट्रॉप आई पॉजिटिव आया था। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। जाहिद चौधरी साहब बताइएगा, हकाइक को मसख किया जा रहा है, किस कदर सच्चाई है इस बात में। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, जिनको दिल का न सिर्फ आर्ज़ा लाहक है बल्कि 17 जनवरी को जिना अस्पताल का जो मेडिकल बोर्ड है उसने जो टेस्ट करवाया था उसमें ये इंकशाफ हुआ था कि उनको दिल का दौरा पड़ा। 22 जनवरी को पीआईसी में थीलियम स्कैन टेस्ट ने उसकी तस्दीक कर दी और थीलियम स्कैन टेस्ट पॉजिटिव आया और उसमें दिल की शदीद तकलीफ जो है वो वाज़ेह हो गई, लेकिन उसके बावजूद दुरुस्त सिमत में इलाज साबिक वज़ीर आज़म को ताहाल मैसर नहीं है। 3 रोज़ से वो सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। यहाँ पे कार्डियोलॉजी कार्डियक सर्जरी के शोबे मौजूद नहीं और ना ही अभी तक 3 रोज़ गुजर जाने के बावजूद किसी कार्डियोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड किया जा सका है ताकि उनको फर्दर जो है वो ट्रीटमेंट फराहम किया जा सके। जो रिकमेंडेशंस हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो प्रोटोकॉल है पेशेंट का, कार्डियक पेशेंट का, उसके मुताबिक 17 जनवरी को ही
जब ड्रॉप टी टेस्ट पॉजिटिव आया तो उनको उनका जो एंजियोग्राफी है वो होनी चाहिए थी। फिर 22 जनवरी को जब थेलियम स्कैन टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसके बाद उनकी एंजियोग्राफी जो है वो करवाई जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई। ताहाल जो है वो सूरत हाल चूँकि तू है, उनको जो दिल की तकलीफ लाहक है उसको अब भी जो है वो उसको जो है वो कवर अप किया जा रहा है, उसको जो है वो उस तरह जो है वो नहीं जो है वो ट्रीट किया जा रहा। इसकी क्या वजह है, इसकी क्या मसलहत है, आप इससे अंदाज़ा इससे लगा लें कि 17 जनवरी को जो ड्रॉप टी टेस्ट पॉजिटिव आया था तो उसके 18 रोज़ गुजर जाने के बाद सर्विसेज अस्पताल दोबारा उसका ड्रॉप टी टेस्ट जो है वो करवा रहा है, जो कि 15 रोज़ के बाद पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, किसी सूरत मुमकिन नहीं। और इस पर कोई इसमें जो है वो कोई लंबी चौड़ी जो है वो इसके लिए जो है वो एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं पे भी आप ड्रॉप टी टेस्ट जो है, ये ड्रॉप आई टेस्ट, उसकी सिग्निफिकेंस, हाउ लॉन्ग इट कैन बी पॉजिटिव, ये नेट पे देखा जा सकता है, ये अवेलेबल है। लेकिन उसके बावजूद सबसे अस्पताल में ऐसा क्यों किया गया, और अब इस चीज़ को बुनियाद बना के एक मरतबा फिर हकायक को मसक करने की कोशिश की जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनको दिल की तकलीफ़ नहीं है, जबकि ये 2 बुनियादी टेस्ट जो हैं उनमें उनको जो कार्डिक पेन है, जो उसके बाद उनका जो कार्डिक डिजीज़ है वो साबित हो चुकी है और अब उनकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए थी, लेकिन ये इलाज अभी तक मैसर नहीं। 3 रोज़ हो चुके सर्विसेज अस्पताल में, आज भी मेडिकल बोर्ड की जानिब से कहा गया। जाहिद चौधरी आज बात की तो थी, इस पर भी आपसे बात करेंगे। जाहिद चौधरी, हकाइक को मस्क करने की कोशिश की जा रही है, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। तो आपको बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान खान तकरीब से खिताब कर रही हैं। घर में बीमारी होती है तो उनका सारा बजट अपसेट हो जाता है, और ये रिसर्च की गई है कि कई गरीब घराने सिर्फ बीमारी की वजह से गुर्बत के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो सबसिस्टेंस पे होता है, मुश्किल से अपने घर को, बच्चों को पाल रहे होते हैं, उन्होंने बजट बनाया होता है, और एक बीमारी की वजह से वो सारा घर नीचे चला जाता है। और मुझे इसलिए भी पता है कि मेरी जब वालदा को कैंसर हुआ तो मुझे पहली दफ़ा पता चला कि पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल ही नहीं था। तो फिर मुझे ये भी पता चला कि गरीब घरों में क्या होता था। एक गरीब घराने में कैंसर होती थी तो वो बेचारा एक गरीब आदमी सब कुछ बेच देते थे, क्योंकि कैंसर की बीमारी लंबी चलती है, हार्ट अटैक मसलन एकदम होता है और कई दफ़ा मरीज चला जाता है, लेकिन कैंसर देर तक जाती है। तो वो देर तक आहिस्ता आहिस्ता जब कैंसर फैलती थी एक इंसान के अंदर, तो उस तकलीफ में देख के अपना ख़ानदान का कोई शख्स उसको तकलीफ में देख के वो सब कुछ बेच देते थे। मैं ऐसे वाक़े सुने उन दिनों में कि अपना सोना बेच देते थे, सब कुछ जो भी उनकी सेविंग होती थी सब कुछ बेच देते थे, क्योंकि वो तकलीफ में कौन देखता है अपने करीबी को। इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने निचले कमज़ोर तबके को प्रोटेक्ट करें ये हेल्थ कार्ड से, कि अगर उनके घर में कोई बीमारी होती है तो एक पता हो कि जनाब मेरे पास एक कार्ड है, मैं जाऊंगा हॉस्पिटल में, इलाज होगा। और इससे एक इंसान बेबस हो ही नहीं सकता कि जब उसके घर में बीमारी हो और उसके पास वसाइल ना हो। क्योंकि मैंने ये देखी थी, मेरी वालदा की बीमारी थी, और तरह की बेबसी थी कि कोई हॉस्पिटल नहीं था, बाहर ले जाना पड़ा। लेकिन एक गरीब आदमी अगर घर में बीमारी हो और उनके पास पैसे ना हो, ये एक माशरे के लिए मैं समझता हूँ ये अल्लाह का अजाब आता है उस माशरे पे जिधर इस तरह का जुल्म होता है। तो ये तो एक पहला कदम है, और इंशाअल्लाह ये जो हमारी पूरी कोशिश है और सारी हमारी पॉलिसीज़ बनेगी। मैं आपको अभी बताता हूँ, जो भी हमारी पॉलिसी बनेगी उसके एंड में क्या होगा कि क्या हम गुर्बत कम कर रहे हैं। हर पॉलिसी, अगर हम आज इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे हैं, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को इंसेंटिव दे रहे हैं, टेक्सटाइल वालों को इंसेंटिव दे रहे हैं, उसके पीछे ये है कि हाँ दौलत बनेगी पाकिस्तान में, नौकरियां मिलेंगी लोगों को, गुर्बत कम होगी। जो चाइना का मॉडल था, उन्होंने वेल्थ क्रिएट की, वेल्थ क्रिएशन की वजह से जो पैसा आया उन्होंने निचले तबके को ऊपर उठाया। तो हमारी सारी कोशिश ये होगी कि जो भी हमारी पॉलिसी बनेगी एंड में हम सोचें क्या हम इससे गुर्बत कम कर सकते हैं। और ये जो हेल्थ कार्ड है इससे इंशाल्लाह गुर्बत कम होगी, क्योंकि ये जो लोग पहले ही मुश्किल से अपनी खर्चे पूरे कर रहे हैं उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। पहले ये इस्लामाबाद में और फाटा में
اور قبائلی علاقے میں میں خاص طور پہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے مشکل حالات سے وہ لوگ گزرے ہیں پچھلے 15 سال میں. ابھی تک صحیح معنی میں ریہیبلیٹیشن شروع نہیں ہوئی وہاں کیونکہ اتنی تباہی مچی تھی. تو ان کے لیے تو ہم نے سب سے پہلے سارے قبائلی علاقے کے خاندانوں کے لیے ہم یہ پورے ہیلتھ کارڈ پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ کم از کم ان کے پاس شروع میں ان کی مدد کر سکے. جب آہستہ آہستہ وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی, آہستہ آہستہ جب خرچہ شروع کریں گے اور وہ جب تک وہ نہیں ہوتا تو کم از کم ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو. میں یاسمین نے 1 کروڑ خاندانوں کو انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ مہینے کے اندر پہنچائیں گی, تو یہ بھی پنجاب میں بہت. وزیراعظم عمران خان ہیلتھ کارڈ اسکیم کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ہسپتالوں کے اندر میں نے آج ڈاکٹر یاسمین کو پنجاب کے ہاسپٹلز میں اور کے پی کے ہاسپٹلز میں کہ موجودہ جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں ہم کیسے ہسپتالوں میں صفائی سے شروع کریں, پہلے صفائی کریں اور پھر ہم کیسے یہ ہسپتالوں کا سٹینڈرڈ گریجولی بڑھاتے رہیں گے. جیسے جیسے وقت گزرے گا ماشاءاللہ جس طرح کے انویسٹرز آ رہے ہیں پاکستان میں, جو پوٹینشیل ہے اس ملک کے اندر, صرف کل ایک انٹرنیشنل ایجنسی کے مطابق پاکستان کا صرف ٹورزم کا پوٹینشیل $40 ارب ہے. یعنی ہمارے اللہ نے اس ملک کو اتنی چیزیں دی ہیں, مدنیات سب کچھ دیا ہے. باہر سے اب فرمز آ رہی ہیں, آئل اور گیس میں ڈرلنگ شروع ہو رہی ہے, گیس میں ڈرلنگ شروع ہو گئی ہے آف شور. یہ صرف جیسے یہ مشکل وقت گزرے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک میں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میرا جو ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کو ہم نے ایک فلاحی ریاست بنانا ہے کہ نچلے طبقے کے لیے ان کی صحت, ان کے لیے ان کے تعلیم کے لیے, ان کی امپلائمنٹ کے لیے, روزگار کے لیے اور ان کو انصاف دینے کے لیے وہ بھی ہم قانون لے آئے ہیں کہ ہم نے ایک عام آدمی کو لیگل ایڈ دینی ہے. یعنی اگر غریب آدمی وکیل نہیں لے سکتا تو حکومت اس کو پیسے دے گی وکیل کر کے تاکہ وہ اس کو انصاف مل سکے مفت کا. یہ ہم نے بنیادی ضروریات انشاءاللہ یہ ہماری جو اسٹیٹ ہے یہ عام آدمی کے لیے پوری کرے گی. میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب ملاحظہ کر رہے تھے صحت انصاف کارڈ سے متعلق تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیر اعظم عمران خان. آگے بڑھتے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں شیخ رشید اور سعد رفیق کو شامل کرنے سے انکار کر دیا. اسپیکر قومی اسمبلی کا موقف ہے کہ پی اے سی کو لڑائی جھگڑے کا فورم نہیں بنانا چاہتے. پی اے سی کا سنجیدہ تشخص ملک کے مفاد میں ہے. تفصیلات کیا ہیں؟ بشیر چودھری ہمارے ساتھ ہیں. بشیر چودھری سے بھی رابطہ کرتے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں شیخ رشید اور سعد رفیق کو شامل کرنے سے انکار کر دیا ہے. بشیر چودھری بتائے گا مزید کیا کہا اسپیکر قومی اسمبلی نے؟ جی بالکل, ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف دونوں کو شیخ رشید اور سعد رفیق کو رکن پی اے سی بنانے سے انکار کر دیا ہے. اور اس حوالے سے جب سے یہ بات چل رہی تھی تو جو تحریک انصاف کے رکن ریاض فٹانہ جو کمیٹی میں اجلاسوں میں شرکت کر رہے تھے, پہلے وہ اجلاسوں میں نہیں آ رہے تھے تو آج وہ اجلاس میں شریک ہیں. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے موقف یہ اپنایا ہے اور دونوں جماعتوں سے یہ کہا ہے کہ پی اے سی کا ایک سنجیدہ فورم ہے اور اس کو لڑائی جھگڑے کے فورم میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے. اس کو جو احتساب کا عمل ہے, پارلیمانی احتساب کا عمل ہے, اس کو سموتھ طریقے سے جاری رہنا چاہیے اور قواعد کے مطابق چلنا چاہیے. سیاسی جماعتیں اور پارلیمانی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے اپنے ارکان آئے روز جو ہے وہ شامل نہ کریں اور نہ ہی اسے لڑائی جھگڑے میں تبدیل کریں. جس کے بعد انہوں نے جو درخواستیں آئی تھیں ان کو مسترد کر دیا ہے اور انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی نئے رکن کو اس وقت پی اے سی میں شامل نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ بشیر شیخ رشید جو مقابلے بازی کے لیے آنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں آ سکتے اور وہ نہیں بن سکیں گے, اس پر ان کا کوئی موقف سامنے آیا؟ جی ابھی تک شیخ رشید کی جانب سے موقف تو سامنے نہیں آیا چونکہ تحریک انصاف کی جانب سے ان کی درخواست جو ہے وہ دی گئی تھی اور تحریک انصاف کی درخواست مسترد ہوئی ہے. تو اب شیخ رشید جو ہے وہ پارٹی قیادت سے اور عمران خان سے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں دوبارہ جو ہے وہ درخواست کی جائے اسپیکر کو اور انہیں رکن بنایا جائے, لیکن فی الوقت اسپیکر نے ان کا موقف جو ہے تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس کو مسترد کیا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ شیخ رشید جو بیانات دے رہے تھے اسی سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ
जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो एक लड़ाई झगड़े का फोरम होगा और पार्लिमानी जमातें जो है वो वहाँ बैठ के भी अपने जो सियासी इख्तलाफात हैं उन पर बहस मुबाहिसा करेंगी, जिसके बाद स्पीकर ने जो है वो साद रफीक और शेख रशीद दोनों की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की है। तो अब वो कमेटी के रुकन तो नहीं होंगे, लेकिन दोबारा अगर तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दे और स्पीकर उस पर अपना फैसला बदले तो वो बात की बात है, लेकिन फिल वक्त स्पीकर ने दोनों जमातों को इनकार कर दिया है। ठीक है, इनकार तो कर दिया गया है, क्या असेंबली फोरम पे इनकार किया गया या कोई तहरीरी जवाब सामने आया? जी, अभी तक स्पीकर ने जो है वो जो दरखास्तें उनके पास गई थी उन पर जुबानी दोनों जमातों को आगाह किया है फैसले से, और जरूरी नहीं है कि स्पीकर जो है इस पर तहरीरी तौर पर दोनों जमातों को आगाह करें। स्पीकर अपना फैसला जो है वो सिर्फ अपने चैम्बर में ही अपने जमातों को आगाह कर सकते हैं उससे, तो इसलिए कोई तहरीरी फैसला तो नहीं आया। और कौमी असम्बली का इजलास चूंकि इस वक्त हो नहीं रहा कि स्पीकर उसके अंदर जाते और वहाँ पर आगाह करते, तो स्पीकर हमारे जराए ये बता रहे हैं कि स्पीकर ने दोनों जो पार्लिमानी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनको आगाह कर दिया है कि उनके जो दरखास्तें थी उन पर अमल दरामद नहीं हो सकता, और उन्होंने शेख रशीद और साद रफीक को पीएसी का रुकन बनाने से इनकार कर दिया। और अभी तक इन अराकीन की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल भी सामने नहीं आया है। बशीर हमारे साथ रही, अपने नाज़रीन को फिर से बताते चले, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शेख रशीद और साद रफीक को शामिल करने से इनकार कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली का मौक़िफ़ है कि पीएसी को लड़ाई झगड़े का फोरम नहीं बनाना चाहते। पीएसी का संजीदा तशख़्ख़ुस मुल्की मफाद में है, ऐसा कहना है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का पब्लिक अकाउंट कमेटी से मुतल्लिक। बशीर ये बताएगा एक दफा के शेख रशीद और साद रफीक की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है, उस दरख्वास्त में कहना क्या था इन दोनों अफराद का? जी, शेख रशीद का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह था और वो बारहा मीडिया पर भी इसका ऐलान कर चुके हैं, और वो ये समझते थे कि पहले तो शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो कोर्ट में भी गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उन्होंने रुजू किया, अपनी जमात जो उनकी इत्तेहादी जमात है तहरीक इंसाफ उससे भी उन्होंने जो है वो गिला शिकवा किया, और फिर जब बात नहीं बनी तो उन्होंने इमरान खान से कहा कि उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनाया जाए, और बार बार वो कहते रहे कि ईरान के जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां हैं वो दो होंगी, एक शहबाज शरीफ की होगी और एक वो होगी जिसमें वो चोरों का एहतसाब करेंगे। दूसरा जो साद रफीक का मौक़िफ़ था उसके में तहरीक मुस्लिम लीग नून ने सादा एक दरख्वास्त दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अयाज सादिक की जगह पर साद रफीक को रुकन पीएसी बनाया जाए, लेकिन जो उसके पीछे मोटिव था वो बड़ा वाज़ेह था कि साद रफीक चूँकि पहले नैब तहवील में थे और अब वो जुडिशल रिमांड पर हैं, तो उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जो है वो जारी करवाए जा सकेंगे और उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलासों के लिए इस्लामाबाद ला सकेगा। जिसके बाद जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों दरखास्तों का जायजा लिया, और जायजा लेने के बाद जो सूरत अहवाल उनके सामने थी उसका भी जायजा लिया, और उन्होंने अपने फैसले से दोनों जमातें यानी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को आगाह किया कि वो इस नुक्ता नजर से जो कि बिल्कुल सामने है एक तहरीक इंसाफ जो। ठीक है बशीर, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ के ना तजुर्बाकार लोगों को हुकूमत चलाने का पता ही नहीं, सियासतदानों को जेल में डालने से मुल्क का ही नुकसान होगा। हुकूमत 5 साल पूरे करे, हमारा गिराने का कोई मूड नहीं। जिस केस में नवाज शरीफ को सजा दी गई वो केस ही नहीं। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें जमानत मिल जाएगी। वो सखर में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। इनके ना तजर्बेकार लोग हैं, इनको पता नहीं है कि इस मुल्क की सियासत कैसे चली है, किस तरीके से सियासतदानों पे मसाइलों में उलझाया गया है, किस तरीके से इस मुल्क में 50-55 साल डिक्टेटर्स ने हुकूमत की है। उनको ये पता नहीं कि ये इस बातों से मुल्क की पोजीशन, मुल्क की इकनॉमिकल सिचुएशन, मुल्क की मैशियत को कितना धचका लगता है कि जिस मुल्क में सियासतदानों को जेलों में डाला जाए या जलावतन किया जाए। हम नहीं कहेंगे कि वो खुदकशी करें, हम नहीं कहेंगे कि वो हुकूमत छोड़ दे, मगर कम से कम कौम से ये कह दे कि मैं गलत फहमी में था, मैं समझता नहीं था, मुझसे गलती हो गई, मुल्क की हालात मुझे इजाज़त दे रहे हैं कि मैं भीख मांगूँ, हाथ फैलाऊँ, औरों की तरह मादी की तरह मैं कर्जे पे चलूँ। डॉलर की कीमत की वजह से देखिए मुखालफत दर मुखालफत होती है, मगर ये चीज़ें ऐसी नहीं है। डॉलर की कीमतें ज़्यादा हो गई हैं, सऊदी गवर्नमेंट ने जो बसेस के रेंट है वो बढ़ा दिए हैं,
तो नेचुरली वो बर्डन पड़ेगा। हुकूमत ये कर सकती है कि 40-50 हज़ार का उनको फेवर दे सकती है, डायरेक्ट नहीं, थ्रू PI के किराए, थ्रू जो बस ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे उनके वो दे सकती है। मनपसंद कंपनियों को ठेका देने के लिए मुलजिम सैयद सकलैन गिलानी की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट जमानत से मुतालिक मायार बता चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सिर्फ इंतहाई नौयत के हालात में जमानत मिलेगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि मनपसंद कंपनियों को ठेका देने के मुलजिम सैयद सकलैन गिलानी की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट जमानत से मुतालिक मायार बता चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सिर्फ इंतहाई नौयत के हालात में जमानत मिलेगी। मरियम नवाज वालिद की अयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल आई। मरियम नवाज एक गाड़ी में ख्वाजा हारिस के साथ अस्पताल पहुंची। सहाफी ने सवाल किया कि मियां साहब की तबीयत कैसी है, जिस पर मरियम नवाज ने जवाब दिया कि अल्लाह करम करेगा। आपको बताएं कि मरियम नवाज वालिद की अयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल आई। मरियम नवाज एक गाड़ी में ख्वाजा हारिस के साथ अस्पताल पहुंची। सहाफी ने सवाल किया कि मियां साहब की तबीयत कैसी है, जिस पर मरियम नवाज ने जवाब दिया कि अल्लाह करम करेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से सर्विसेज अस्पताल लाहौर में नून लीग की रहनुमा अयाज सादिक और एहसन इकबाल ने मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा कि किसी से कोई डील नहीं मांगी, ना कोई NRO मांगा है। एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा उसूलों की सियासत की है। लाहौर सर्विसेज अस्पताल में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और एहसन इकबाल ने कहा कि किसी हुकूमत से कोई डील नहीं मांगी, ना ही NRO मांगा। हुकूमत से कोई ना NRO मांगा है, ना डील मांगी, ना कोई और चीज। आप मुझे बताएं कि ये इंतहाई अफसोसनाक है जो लोग ऐसी बातें करते हैं। क्या डील अपनी अहलिया की मौत के बाद, क्या डील अपनी और अपनी बेटी के साथ जेल को देखने के बाद डील होगी? ऐसे डीलें नहीं हुआ करती। नवाज शरीफ साहब ने जो अपने असूलों पर सियासत की है वो हमेशा उस पर कारबंद रहे हैं। किसी हुकूमत से कोई ना NRO मांगा है, ना डील मांगी, ना कोई और। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का उनकी रिहाइशगाह मिनिस्टर्स इनक्लेव में तिब्बी मुआयना किया। शहबाज शरीफ ने डॉक्टर से कमर दर्द की शिकायत की। डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ की मजमूई सेहत पर इजहार इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्हें फिजियोथेरेपी जारी रखने की हिदायत की है। मजीद बता रहे हैं बिलाल विर्क। बिलाल विर्क बताएगा मजीद डॉक्टर्स ने क्या सजेस्ट किया है। जी बिल्कुल, पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया है। तिब्बी मुआयना जो है मिनिस्टर इनक्लेव शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर किया गया है। मेडिकल बोर्ड में जो है न्यूरो सर्जन और हड्डी जोड़ के डॉक्टर जो हैं वो शामिल थे। शहबाज ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने डॉक्टर से अभी भी कमर दर्द की तकलीफ की शिकायत की है, जबकि डॉक्टर्स का कहना था कि कमर दर्द में जो है नुमाया बेहतरी आई है और उसमें फिजियोथेरेपी जारी रखे और अद्वियात जो उनको दी गई हैं वो लेते रहें, जिससे जो है मजीद कमर दर्द की तकलीफ में जो है मजीद बेहतरी आएगी। इसके अलावा डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ के ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल भी चेक किया और उनका ये कहना था कि वो मामूल के मुताबिक बिल्कुल ठीक है और जो अद्वियात उनको दी गई हैं वो इस्तेमाल करते रहें, उससे मजीद बेहतरी आएगी। दांतों की तकलीफ जो थी वो शहबाज शरीफ की काफ़ी बेहतर है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये उनकी दांतों की तकलीफ में काफ़ी बेहतरी आई है। इसके अलावा जो है डॉक्टर्स ने उनको जो अद्वियात लिख के दी हैं उनका ये कहना है कि वो जारी रखें, उससे जो है उनकी तकलीफ जो है उनकी सेहत जो है बेहतर होगी। बिलाल बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रजा रबानी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम को रूल बैक करने की कोशिश कर रही है। सूबों को दी जाने वाली खुद मुख्तारी को वफाक का माइंड कबूल करने को तैयार नहीं। वो हैदराबाद में सिंध हाई कोर्ट बार और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक साजिश चल रही है कि 18वीं तरमीम के ज़रिए से जो सूबाई खुद मुख्तारी सूबों को दी गई है उसको वफाक के अंदर जो माइंडसेट है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और
हीले बहानों से उसको रोल बैक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और जो आइन के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं जिनका ताल्लुक सूबाई खुद मुख्तारी से है, उनको या तो एग्जीक्यूटिव सर्कमवेंट कर रही है, यानी कि CCI के इजलास नहीं हो रहे। जो कुछ जजमेंट्स भी आई हैं उनके अंदर भी कुछ ग्रे एरियाज बनाने की कोशिश की गई है 18वीं तरमीम के सिलसिले से। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को दोबारा चेकअप के लिए आउटडोर ले जाया गया। मियां नवाज शरीफ के मजीद मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ का CT स्कैन भी दोबारा होगा। मरियम नवाज भी उनके हमरा हैं। आपको बताते चले साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को दोबारा चेकअप के लिए आउटडोर ले जाया गया है। मियां नवाज शरीफ के मजीद मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ का CT स्कैन भी दोबारा होगा, जबकि नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी उनके हमरा मौजूद है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को दोबारा चेकअप के लिए आउटडोर ले जाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को दोबारा चेकअप के लिए आउटडोर ले जाया गया है। मियां नवाज शरीफ के मजीद मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं और उनका CT स्कैन भी दोबारा किया जाएगा। मरियम नवाज भी उनके हमरा हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर अदनान भी मियां नवाज शरीफ के साथ हैं। मियां नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। CT स्कैन दोबारा होगा और मियां नवाज शरीफ को चेकअप के लिए दोबारा आउटडोर ले जाया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिजली 56 पैसे फी यूनिट महंगी, नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली सार्फिन पर 4 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। दिसंबर में कोयले और LNG से सस्ती बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स कम चलाए गए। अगर ये प्लांट चलाए जाते तो सार्फिन को 5 से 6 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती मिलती। और यहां खबर आपको देते चले पेशावर से, जहां ख्वाजा सराओं ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया है। ख्वाजा सराओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका मुतालबा है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। एहतजाज में सिख कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत की। मनाजिर आप देख सकते हैं। पेशावर में ख्वाजा सरा प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। ख्वाजा सराओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में सानिया साहिवाल से मुतालिक केस की दोबारा समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मकतूलीन के वरसा के बाद जो भी शवाहिद हैं GIT ले हुकूमत को बताएं। इस मामले को हल करना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। 7 फरवरी तक मुस्बत जवाब आना चाहिए। अदालत ने समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने सानिया साहिवाल से मुतालिक केस की दोबारा समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मकतूलीन के वरसा के पास जो भी शवाहिद हैं GIT ले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मशरकी सरहदों की सूरत हाल का भी अहाता किया गया है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मशरकी सरहदों की सूरत हाल का भी अहाता किया गया है। आपको बताते चलें ये अहम मीटिंग कही जा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मशरकी सरहदों की सूरत हाल का भी अहाता किया गया। आपको हम खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना।